जय हिंद। मैं हूँ वीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द आबिर खान शो। देश का कानून किस कदर तार तार हो रहा है। एक ऐसा शख्स जो देश में शिक्षा बांटने का काम कर रहा है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं और बिगाड़े जाते हैं, वो आज इस कदर अपनी जान की गुहार लगा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अख्तर रिजवी साहब की, जो कि एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिजवी कॉलेज के ऑनर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। मेरे साथ में रिजवी साहब है और उनकी वाइफ रुबीना जी। सर, आपने जो कंप्लेंट की है, क्या समस्या है जो इतनी बार-बार आप कंप्लेंट करने के बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही? मेरा ये तजुर्बा है, मेरी वाइफ का ये तजुर्बा है कि जहाँ पर भी कंप्लेन जिस पुलिस स्टेशन में भी हमने की, जी। उसमें या तो वो एनसी की शक्ल में ले ली गई और या एफआईआर हुआ तो उसके ऊपर अरेस्ट नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। कहीं कहीं तो वहीं पुलिस स्टेशन के अंदर बेल हो गई, सेटल हो गया। टॉप के वो लोग जिनके हाथ में पूरे बॉम्बे का कंट्रोल है, सारे पुलिस स्टेशंस का, जी। उनका हर मामले के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि वहाँ से फ़ोन आ जाता है कि आप अरेस्ट नहीं करना, आप जो है वो एफआईआर नहीं करना, आप कोई एक्शन नहीं लेना। तो इस सूरत के अंदर एक्चुअली हर शहरी, मैं क्या, हर शहरी अपने आप को जो है बिल्कुल ही मजबूर समझता है कि पुलिस तो है हिफाजत के लिए, लेकिन जब पुलिस ही कोई प्रोटेक्शन नहीं देगी, संभालेगी नहीं, काम नहीं करेगी, एक्शन नहीं लेगी, तो फिर वो बात आगे बढ़ेगी नहीं। आज एक बिलखुसूस एक मामला ऐसा है कि हमने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन लॉन्च की कुछ 7:30-8 बजे के करीब। मामला ऐसा था कि अब मेरी उम्र हो गई है 81 ईयर्स और मेरी अपनी बेटी और मेरे भांजे और रिश्तेदार वो सब इस प्लानिंग के अंदर हैं कि मेरी ज़िंदगी में, लाइफ टाइम में ही मेरी प्रॉपर्टी पे सब पे कब्जा करना है। और उसके लिए बाहर के लोगों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है गुंडागर्दी के लिए। जैसे ख़ास तौर से एक इकबाल शेख है, जो इकबाल शेख एक्स पुलिस कमिश्नर है और उसका काम ही यही है कि रिटायरमेंट के बाद में लाइजनिंग का काम करे पुलिस और लोगों के बीच में, क्रिमिनल्स के बीच में। यानी कहीं न कहीं जो पुलिस के मौजूदा अधिकारी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं उनको? पुलिस अधिकारी तो 2 वजह से सपोर्ट करते हैं। एक तो ये कि उसकी अपनी फेस वैल्यू, कि वो कहता है मैं एक्स एसीपी था, और दूसरा ये कि उनको पैसे मिलते हैं। तो जब ये फ़ायदा उनका है तो पुलिस जो है फिर कंप्लेनेंट को सपोर्ट क्यों करेगा। इसके ऊपर जो है ख़ास तौर से होम मिनिस्ट्री को और पुलिस कमिश्नर्स को और हायर अथॉरिटीज़ को ध्यान देना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा कि जहां कंप्लेन लॉन्च होती है और कंप्लेन के अंदर मेरिट है, एफआईआर हो सकता है या एफआईआर किया गया है, उन पे फ़ौरन एक्शन ले। मेरा एक भांजा है जिसका नाम है जावेद, उसको पूरी मदद यही इकबाल शेख करता है जो एक्स एसीपी है, कि उसको ये प्रॉमिस किया है जावेद ने कि देखो मैं ट्रस्टी हूँ रिजवी एजुकेशन सोसाइटी का, ट्रस्ट का, और मैं तुमको भी ट्रस्टी बनाऊंगा। ये गेम चल रहा है, वो पैसे का खेल है। सारा पूरा गेम जो है वो पैसों का है। अकेला मैंने जो है 10-11 कॉलेजेस तो और स्कूल बॉम्बे में ही बनाए मैंने, बांद्रा के अंदर, और 15-20 कॉलेज जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर हैं, वो भी तनहा मेरे ही पैसे से, हार्ड अर्न मनी जो मैंने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से कमाए हैं, वो 1982 में किया था और मैंने 7 मेंबर्स बनाए थे। उसके अंदर फिर शुरू में एक 2 मेंबर रिटायर होते चले गए, रिज़ाइन करते चले गए। फिर वो एक स्टेज ऐसा आया कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर आपको
ये ट्रस्ट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट करना है तो आपको सारे मेंबर माइनॉरिटी के होने चाहिए। उस सूरत में मैंने एक दो नॉन माइनॉरिटी के थे जो बहुत अच्छे थे, उनको मुझे इसी रीज़न से कि माइनॉरिटी स्टेटस हमको मिले, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। और जावेद को 96 के अंदर मैंने जो है वो ट्रस्टी बना दिया। लेकिन ट्रस्टी बनाने के बाद में अब चूंकि मैं बहुत सारे फील्ड के अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, 10-12 साल तो मैं दिल्ली में रहा, मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हूँ, 300 के से ऊपर बिल्डिंग मैंने मुंबई के अंदर बनाई, एजुकेशन के सारी परमिशंस और उनका सुपरविज़न वो सब है। तो मैं तनहा सारे कॉलेजेस में तो जा नहीं सकता और हमेशा वहाँ पर एक हर चीज़ को देख नहीं सकता। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए ये जावेद ने वहाँ पर जो है मैनिपुलेशन, चीटिंग, परजरी, फोर्जरी ये सब करना शुरू किया, जो मेरे इल्म में नहीं आई थी, बहुत टाइम तक नहीं आई। कि मिसाल के तौर पे इसने जो हमारा रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स है, उसका एक क्लब है और बहुत ही मशहूर क्लब है वो, जिसके अंदर जो है क्रिकेटर्स जो आज नेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्लेयर्स की शक्ल में वो खेल रहे हैं, इतना वो पॉपुलर है। तो पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को इसमें एडमिशन मिले और हमारे बच्चों को उनके टीम में खेलने मिले ताकि उनका फ्यूचर बने। उन लोगों से, पेरेंट्स से भी सब 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख लिया जाता था कि हमको ये पैसा दो तो तुम्हारे बच्चे को हम टीम में लेंगे। नहीं, कहीं न तो कहीं वो हर अटैच रास्ता करने के उन्होंने अपनाया जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। पैसा कमाया जा सकता है। चीटिंग और चोरी के मार्क्स जो है वो एग्जामिनेशन पेपर्स बेचना और बहुत सारी मैनिपुलेशन से, इतनी बारीकी हम इतने कम टाइम में आपको जो है नहीं बता सकते, बहुत ही वक्त लगेगा उसके लिए। तो ये चीज़ें जब हम मेरे सामने आई तो मैंने उनसे सब सवालात किए उसके ऊपर, तो जिसका जवाब उसका था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो प्रूफ थे। तो मैंने कहा कि तुम ट्रस्टी के काबिल नहीं हो, तुम रिज़ाइन करो। तो उसने रिज़ाइन किया अपनी ओन हैंड राइटिंग से। तो 2 साल के बाद में रेजिग्नेशन के वो फिर से जो है उसने क्लेम किया चैरिटी कमिश्नर में कि नहीं, ये मेरा रेजिग्नेशन जो लिया गया है, ज़बरदस्ती लिया गया है, मुझे फिर से जो है वो ट्रस्टी रहने दिया जाए। वो मैटर अभी तक चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में चल रहा है। लेकिन जो ट्रस्टी होता है वो ही जो है एमसीए में, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में मेंबर बन सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। नॉन ट्रस्टी जो नहीं होता है, या ट्रस्ट जिसको डिप्यूट करे कि हाँ भाई ठीक है, तुमको डिप्यूट कर रहे हैं, तुम इसका मेंबर बन जाओ एमसीए का। और एमसीए अभी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एक्चुअली स्पोर्ट्स का अदारा है, जो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसके अंदर जाने के लिए उसने जो है वो कुछ कागजात जो है फोर्ज किए, मेरी साइन नहीं, और गलत गलत पेपर बना के सबमिट वो कर दिए कि देखो ये मैंने बनाया है उसको और मैं ट्रस्टी हूँ, इसलिए मुझे जो है ये मेंबरशिप मिलना चाहिए। तो ये दोनों की ये प्लानिंग हुई कि मुझे और रुबीना को दोनों को अटैक किया जाए और यहाँ पर फिजिकली हार्म किया जाए, मारा जाए एमसीए प्रीमाइसेस के अंदर ही बाहर, क्योंकि जज साहब तो चले गए थे, बाहर लॉबी के अंदर जो है वो ये मामला हुआ। आपने जब पुलिस के पास गए, आपने कंप्लेंट की, तो कोई एक्शन लिया पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया। उन्होंने मेरी कंप्लेन ले ली ये है। मुंबई की बातें हैं जो कि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि हजारों लाखों लोगों को कलम की ताकत से आगे बढ़ा चुका है, जो उम्र के इस पड़ाव पे है, इनके पढ़ाए हुए लोग, बच्चे आज कहीं आईपीएस हो सकते हैं, कहीं डॉक्टर हो सकते हैं, कहीं जज हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, लेकिन आज भी ये अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मैम, जब आप पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर आपने अपनी कंप्लेंट दी, तो पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस वॉज वेरी कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव थी पुलिस। उन्होंने बहुत धैर्य से हमारी बात सुनी
और सारा इंसिडेंट हमने बयान किया बिकॉज़ इंसिडेंट ही कुछ ऐसा था जो रिपोर्ट करने के लायक था और अगर वो गलत होते तो अगर हम गलत होते तो शायद वो भी आ जाते वहाँ पर। चूँकि उन लोगों ने पहले ही प्लान कर रखा था कि वो हमको असॉल्ट करेंगे, उन्होंने किया, असॉल्ट भी किया और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात कि ओपनली वहाँ का सीसीटीवी फुटेज आप देखें तो ओपनली वो डॉक्टर रिज़वी से कह रहे थे कि मैं तो गोली मार दूँगा। मैं तो गोली मारता हूँ और मैं गोली मार दूँगा। पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने एसीपी रहे, अब रिटायर हो चुके हैं मगर आज भी वो एसीपी वाला जज़्बा शायद उनमें आज भी कायम है और वो आज भी समझते हैं कि एक लाइसेंस रिवॉल्वर में लेके चलूँगा और जिससे मुझे प्रॉब्लम होगी मैं उसको मार दूँगा। और क्योंकि सिंस मैं पुलिस फ्रेटर्निटी को बिलॉन्ग करता हूँ, तो मेरा कुछ नहीं होगा। तो वो बिल्कुल खुले सांड की तरह घूमते हैं और सबको धमकी देते हैं। मुझे भी कहा कि तुम क्योंकि मैं इनको डिफेंड कर रही थी बिकॉज़ पेसमेकर लगा हुआ है और वो पूरी ताकत, पूरी प्रेशर से डॉक्टर रिज़वी पे प्रेशर डाले हुआ था और हमें ये लग रहा था कि वो शायद एक पंच वंच तो मार ही देगा पेसमेकर बिकॉज़ हम दोनों ही टारगेट थे। मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे तो उन्होंने धक्का-वक्का मारा। काफ़ी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो गार्ड्स थे, उन्होंने भी उसको रोकने की कोशिश की, तो फुल फ्लेज में वो हम दोनों पे असॉल्ट पे था। गालियाँ भी खूब दे रहा था और मुझे भी ये खुल के कह रहा था कि मैं पीछे से अब करता था, अब तेरे साथ मैं सामने से करूँगा। तो मैंने कहा कि क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मोलेस्ट तो तुमने कर दिया, हाथ तो उठा दिया, धक्का मार दिया, अब क्या करोगे? अब जान से मार दोगे? बोले अब तू देख मैं क्या करता हूँ। मतलब ही हैज़ सो मच ऑफ गट्स कि इन पब्लिक वो ये इनको बोले गोली मार दे। इन पब्लिक वो मुझे एक औरत को कह रहा है कि मैं तेरा ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो हम क्या करें? हम सेफ रहें, नहीं रहें? यानी कि अब ऐसे होगा कि ये पुलिस है या ये जनता है, ये हम दोनों के मरने का इंतज़ार करेगी और फिर उसके बाद में कैंडल लाइट्स बहुत सारी कैंडल्स लगेगी हमारी तस्वीरों के सामने। अब सिर्फ़ बस यही मौका बचा है बिकॉज़ हम थक गए हैं। ये पहली बार जावेद या ये मिस्टर इकबाल ने हमला नहीं किया है। अगस्त में मुहर्रम के टाइम पे डॉक्टर रिज़वी पे जावेद के दोनों लड़कों ने, आप उनका सीडीआर चेक करवाइए, इन दोनों का सीडीआर चेक करवाइए। दोनों ने प्लान करके दोनों के लड़कों ने हाथ उठाया इन पे, मुझ पे, जबकि जे पुलिस वहाँ मौजूद थी। हमें ले जाया गया, मेरा 164 जज के सामने कराया गया कि हाँ, बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसे हुआ। उसके बाद में भी उनको टेबल जामीन दे दी गई। यहाँ तक कि 26 जनवरी को उनको टेबल पे बिठा के पुलिस स्टेशन में उनको चाय वगैरह पिलाई गई। तो हमने वो पिक्चर ले जाकर हमने पुलिस स्टेशन में दी कि सर कल इन पे आप एफआईआर करते हो और आज आप इनको बैठ के चाय पिलाते हो। तो कहा कि नहीं वो ऊपर डीसीपी साहब ने बोला है कि इनको टेबल जामीन दो। अब डीसीपी हमसे मिलना नहीं चाहते। एक मामूली अगर एक चोर है पकड़ा जाता है तो तुम खूब दबा के उसको मारते हो जेल में। हाँ, अगर किसी ने हम कितनी बार देखते हैं कि एक अगर कोई फ़िल्म स्टार है उसके ऊपर किसी ने कुछ कह दिया तो तुम उस बंदे को लेके जाते हो और खूब मारते हो। मगर यहाँ एक एजुकेशनिस्ट की बात हो रही है, एक बिल्डर रिनोन बिल्डर की बात हो रही है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है या एक औरत की बात हो रही है या एक डायरेक्टर की बात हो रही है या एक एडवोकेट की बात हो रही है। जब एक एडवोकेट सेफ नहीं है तो आम औरत क्या सेफ होगी? ये ओपन हो रहा है। बांद्रा पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई, वहाँ कोई एक्शन नहीं। आपको लगता है कि आप जिस लिए परेशान हैं, इंसाफ मिलेगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, अभी कल तक अभी हमने एफआईआर करवाया है, वो जो ऑफ़िसर ने हमारी एफआईआर ली उनको भी दबा दिया जाएगा, उन पे भी आरोप लगा दिया जाएगा कि तुमने एफआईआर क्यों लिया? बीइंग अ लॉयर आई फील शेम। आप अच्छा हुआ आपने मुझे माइक दिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रिज़वी साहब यहाँ पर खड़े हैं, आप प्लीज़ रिज़वी साहब को पूछिए क्या वो कन्फाइंड है? क्या मैंने उनको कन्फाइन करके रखा है या वो मेरी बीहेस्ट में, मेरे चढ़ाने पर या मेरे सिखाने पर कह रहे हैं कि अपने पूरे होशो-हवास में कह रहे हैं। मिस रेशमा रिज़वी जो इनकी डिज़ोन डॉटर है और जो ये प्यारे इनके भांजे हैं या जो मिस्टर इकबाल शेख है, वो वहाँ पर चिल्ला-चिल्ला के कह रहे थे, तुम्हारे चढ़ाने पर कहा जाता है, उनको तो होश नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इनको होश नहीं है या ये खुद अपनी मर्ज़ी से कुछ कह रहे हैं या मैं उनसे कुछ कहने के लिए कह रही हूँ? मेरे घर में पूरे घर में सीसीटीवी है, तो कहीं आपको लगता है कि इनको हमने बाँध के रखा है या कन्फाइन किया है? तो आप खुद रिज़वी साहब से पूछ सकते हैं कि वो होशो-हवास में है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ या ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ कि मेरे में इतनी ताकत है एक औरत होने के बावजूद, एक बीवी होने के बावजूद,
कि मैं एक रीनोन पर्सन को कन्फाइन करके रखती हूँ और मैं इनको सता रही हूँ, कर रही हूँ। मैंने आज मिस्टर इकबाल से पूछा, मैंने बोला आप घर-घर लोगों के जाते हैं। मेरे लिए एक मुहिम चलाई थी मिस्टर इकबाल शेख ने साल भर पहले कि चलो मुसलमानों आगे आओ और रिज़वी साहब को बचाओ, रुबीना रिज़वी से बचाओ। तो आज मैंने उनसे सवाल किया कि आज मिस्टर इकबाल आप मुझे ये बताइए कि जब डॉक्टर रिज़वी को हार्ट अटैक आया 28 दिन वो ब्रिज कैंडी में थे, फुल कोरोना था और मैं तो आईसीयू के बाहर ज़मीन पे पड़ी रहती थी। आप या उनका भांजा तो कोई नहीं आया। तो तब आपने ये मुहिम मेरे खिलाफ क्यों नहीं चलाई? अरे हमें तो पता ही नहीं कि रिज़वी साहब को हार्ट अटैक आया। हमारी 2 बिल्डिंग छोड़ के रहते हैं। उनके भांजे के साथ एक प्लेट में खाना खाते हैं और उनको ये नहीं पता कि उनके उनके सो कॉल्ड भांजे के मामू को अटैक आया। सब सारे जग को पता था कि रिज़वी बिल्डर द रीनोन बिल्डर, द रीनोन एजुकेशनिस्ट, द रीनोन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उनको अटैक आया है। उसके 2 महीने बाद भी रिज़वी साहब हॉस्पिटल जाते हैं। उसके 2 महीने बाद भी रुबीना रिज़वी रहती है। ये एलिगेशन जो कंटिन्यूस किया जा रहा है इनके अगेंस्ट या मेरे अगेंस्ट, वो उनका मकसद सिर्फ यही है कि हमको टॉर्चर करें मेंटली, हम लोग सब परेशान रहें, हमको पीस ना है, ताकि हम उनके जो डिमांड्स हैं प्रॉपर्टीज़ के और चीज़ों के हासिल करने के, यहाँ तक के कॉलेज जिसके ऊपर जो है मैंने सैकड़ों करोड़ खर्च किया है, वो कैप्चर करें। और आज तो जो है वो पुलिस ऑफिसर एसीपी ये बोल रहा था कि पहले तो मैं पीछे से काम कर रहा था, अब मैं बराबर सामने से खुल के काम करूँगा, अब तुम लोग देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूँ मैं। यहाँ एक्शन की ज़रूरत है सिंसियरली। लास्ट ईयर डॉक्टर रिज़वी को इलीगल तरीके से किडनैप कर लिया था मिस्टर जावेद रिज़वी और उनकी डॉटर वगैरह की प्लानिंग जो भी हुई। जब डॉक्टर रिज़वी घर पे आते हैं वैसे तो ये बोला जाता है कि अगर कोई लेडी है उसके घर पे ये घर मेरे नाम पे है, तो मेरा घर हुआ, ठीक है? कानून अगर चलो मैं तो कानून वाली हूँ, मगर अगर कोई ले पर्सन भी है, एक एक औरत जो पढ़ी लिखी नहीं भी है, तो कानून के हिसाब से एक औरत है जिसके नाम पे घर है, जिसका घर है, उसके घर पे अगर जाना है तो आपको सूरज निकलने तक का वेट करना पड़ेगा, करेक्ट? ये 100 नंबर पे इनकी बेटी अमेरिका से कॉल करती है कि मेरा बाप जो है वो खतरे में है, जाओ भागो, भागो। मिस्टर जावेद रिज़वी और मिस्टर इकबाल शेख पुलिस स्टेशन में जाके खार पुलिस स्टेशन में जाके बैठते हैं और पुलिस को बोलते हैं कि जाओ, जाके रुबीना रिज़वी को बाजिन करो, घर पे जाओ और उसको पकड़ के लाओ, ये बोलो कि डॉक्टर रिज़वी किडनैप्ड है, ठीक है? अब पुलिस को क्या करना चाहिए? पहली बात रुबीना रिज़वी को कॉल करना चाहिए क्योंकि खार पुलिस स्टेशन में जब भी कुछ इश्यू होता है तो वो लोग मुझे कॉल करते हैं, आई एम अ डायरेक्टर, तो बहुत सारी मदद होती है, तो सारे ही मुझे जानते हैं। चलिए मुझे नहीं भी जानते हैं तो उनको डायरेक्टली मुझे कॉल करना चाहिए या नीचे आके लॉबी से मुझे कॉल करना चाहिए कि मैडम डॉक्टर रिज़वी घर पे है या नहीं? हाँ, अगर है तो हम आ रहे हैं ऊपर। आप बिना अरेस्ट वारंट के, बिना सर्च वारंट के और ऐसे भी नहीं है कि मैंने कोई हाइनेस क्राइम किया है या मैं एक बॉर्न क्रिमिनल हूँ या मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आई एम एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ठीक है? उल्टी-सीधी वर्दी पहनकर आप मेरे घर पे एंटर करते हो जावेद रिज़वी के साथ और एक अभी 1 हफ्ता पहले एक बम कांड आरोपी था 1992 में मिस्टर इनायत शेख। मिस्टर इनायत शेख के साथ घुसते हो डायरेक्ट जावेद रिज़वी देखिए पुलिस का सपोर्ट, तो एक लेडी पुलिस, एक लेडी कांस्टेबल और वो बैठ जाता है यहाँ पर आके। वो मिस्टर जावेद रिज़वी अंदर जाते हैं, बाजिन करते हैं, बोलते हैं ओ रिज़वी साहब बाहर निकलो और रिज़वी साहब को बाहर बुलाते हैं नींद में से। फिर जब मैंने इंटरवेन किया तो लेडीज़ पुलिस कहती है, "ए डोंट कम क्लोज, गेट आउट, दूर रहो।" मैंने बोला मैडम ये दीवार देख रहे हैं आप दीवार की फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा। मेरी बात बहुत पढ़ी लिखी दीवार है, जो मेरी है मेरे नाम पे दीवार, ठीक है? आई एम अ वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन एंड व्हाट आर यू डूइंग? इट्स ऑल द सीसीटीवी ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू पास इट टू एवरीबॉडी। जो पूरी अच्छी तरह से हमने वायरल किया कि ये देखो ये है मुंबई पुलिस, ठीक है? उन्होंने बैठकर बहुत अच्छे से बाद में वो ठंडे हो गए दोनों पुलिस ऑफिसर्स। जावेद और इकबाल को हमने जावेद और इनायत को बाहर भगा दिया। इकबाल शेख तो नीचे फील्डिंग दे रहे थे मेरे घर के। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का फ़ोन आया था। अब खार पुलिस स्टेशन में क्योंकि इनकी बेटी बार-बार इल्ज़ाम लगाती है, कमर्शियल सूट डाल रखा है कि ये घर मुझे चाहिए, जायदाद मुझे चाहिए, विल जो चेंज हो चुकी है वो मुझे चाहिए। तो खार पुलिस स्टेशन की बात निकली तो हमने खार पुलिस स्टेशन में लेटर दिया और कहा कि उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ था। तो उस दिन वो कह रहे हैं कि 100 नंबर पे उनकी डॉटर का कॉल आता है।
जावेद रिजवी का कॉल आता है ऑफिस में, हमारे पुलिस स्टेशन में आता है, आपने क्या कार्रवाई की? एक अमेरिकन सिटीजन आपको कॉल करती है, फ्रॉड कॉल करती है ये कहकर कि डॉक्टर रिजवी खतरे में है, जान की खतरे में है। क्या पुलिस ऐसे रॉन्ग कॉल्स पे एक्ट करती है और क्या उनको एक्ट करना चाहिए? कानून में क्या लिखा हुआ है जो इस तरह से पुलिस की मौकरी करता है, इस तरह से पुलिस को धोखा देता है, उस पे भी पुलिस एक्शन लेती है। एक शो कॉज नोटिस देती है ना कि तुमने ये बताओ कि तुमने हमको इलीगल तरीके से कॉल क्यों किया। और अमेरिकन सिटीजन्स को बड़े-बड़े पुलिस ऑफिसर्स मिल रहे हैं। बातें आपकी बहुत लंबी हैं, कहीं ना कहीं दर्द बहुत ज़्यादा है। अभी मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो आज एफआईआर की गई है, अब देखना ये होगा कि इस एफआईआर में इतनी सारी धाराएं लगी हुई हैं, उसके लगने के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या फिर वो लोग जो लोग इनके कॉलेज से पढ़ के गए हैं या जिन लोगों को इन्होंने आशियाना दिया है, घर दिया है, जो आज देश में या इस दुनिया में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं, वो इनके लिए मदद कब करते हैं? इनकी मौत के बाद दिया जलाने के लिए आएंगे या फिर इनके लिए खुशी का दिया जलाने के लिए आएंगे? देश के प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यही गुजारिश है कि इनकी समस्या का समाधान करिए। इस तरह की एफआईआर 3 बार हो चुकी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इनकी उम्र आप देख रहे हैं, उम्र के इस पड़ाव पे है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो देखना ये होगा क्या पुलिस क्या करती है, इनके दर्द को कम करती है या ये दर्द ऐसे ही बरकरार रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ दाबिर खान शो। जय